गाड़ी चलाना, स्विम करना, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना। अब देखिए शुरू में रोटी बनाना। तो कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा। एक बार बताने से हो गया है? आपको बार-बार करेक्ट भी कराना होगा। करेक्ट एक बार तो सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, फिर उन्हें करने को देंगे और जहाँ पे जो मिस्टेक्स होंगे उसको करेक्ट करेंगे। अच्छा, करेक्ट करेंगे बिहेवियर, राइट। और फिर लेट अस लिसन। मैनेजमेंट ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड मटेरियल्स ठीक है, टॉपिक लिया था, तो हमने इसमें सबसे पहले हम ट्रेनिंग्स को क्या है टूल्स के बारे में बताएंगे। ओके, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स का, टूल्स का नेम, टाइप, मटेरियल, किस मटेरियल का बना है वो। तो आप क्या कर रहे होंगे बताएंगे? आफ्टर दैट डेमोंस्ट्रेशन, हाँ जी, उसके बाद डेमो करके दिखाएंगे टूल्स को, ठीक है। फिर आप फिजिकली दिखाएंगे उसको, डेमो करेंगे। हाँ, उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर वर्किंग ऑफ टूल्स। तो देखिए मेरे से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछूंगी सर। देखिए अगर पार्ट है तो जैसे कि अगर आप मुझे बता रहे हैं टेलीफोन के बारे में, तो आपने बोला ये हैंडल होता है, तो क्या आप मुझे बताएंगे या कुछ मुझे दिखाएंगे भी? दिखाएंगे। हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। हमारे हमारे ना ब्रेन में कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर एसोसिएटेड नॉलेज बनी होती है। जैसे आज प्रीति मैम ने बोला एनिमल करिए, या आपने कोई पर्सनालिटी को करे, आपने शायद ये याद सोचा नहीं कॉन्शियसली, लेकिन आपके माइंड में ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई थी जहाँ पर्सनालिटीज लिखी हुई हैं, और यहाँ एनिमल्स का क्लस्टर बना है। वो ऐसे बिखरे हुए नहीं पड़े हैं, एनिमल्स की एक अलग फाइल बनी है, आपने फटाफट वहाँ से रिट्रीव किया और एनिमल्स आपको याद आ गए, पर्सनालिटीज भी ऐसे याद आ गई। आप ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन में हमारे नॉलेज ऑर्गेनाइज कैसे होती है। तो अगर आप नई नॉलेज में, अगर हम आपको बोलते हैं कि स्लॉथ भी एक एनिमल है, तो आपका एक नए प्रकार का, अगर पॉर्क्यूपाइन या स्लॉथ में आपको बोलती ये याद कर लीजिए, ऐसे आपके लिए उस शब्द का क्या मायने है। लेकिन अगर हम कहें वो एनिमल है, तो आपका ब्रेन फटाफट उसको उस डब्बे में डाल दे। तो इसको हम बोलते हैं एंड्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। एंड्योरिंग अंडरस्टैंडिंग का मतलब लंबे समय तक मुझे कोई चीज याद रहे। वो तभी रहती है अगर मैं उसको कंटिन्यूसली उस नॉलेज को यूज करते रहूं, या वो मेरी जिंदगी में किसी बात से जरूरत पड़ेगी। उसके फोटो भी खींचना चाहे तो खींच ले। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो नई इंफॉर्मेशन उसको ब्लैक बॉक्स में आके किसी फाइल में रहना है। अगर वो ऐसे झूलती रही तो वो खो जाएगी। उसको किसी फाइल में लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको पहले ये बताओ कि जो चीज वो पढ़ रहा है वो उसकी कुछ काम आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है। और सबसे पहले उसको एक मोटिवेट किया जाएगा उसके लिए, और सबसे जो आसान तरीका होता है वो तरीका बताने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि चीजें तो उन्होंने पहले पढ़ी रखी है सारी, रटी रटाई चीजें तो बेकार है। अब जो है टाइम जो है वो है बहुत फास्ट टाइम, यानी आप ऐसा पढ़ाओ कि देखो होता क्या है, यदि हम किसी चीज को पहली बार पढ़ा रहे हैं और वो एक मैथ्स का सवाल है, वो 10 पेज में आ रहा है, 10 लाइन में आ रहा है, तो जब हम उसको बार बार रिपीट करेंगे मैडम, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको सिर्फ देखते सार, उसके जैसे देखते सार उसका आंसर बता दोगे आप। तो कोशिश ये रहनी चाहिए पढ़ाने के टाइम कि उसको सबसे आसान तरीका बता दो, जो उसका आसान तरीका है। उसको कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ पढ़ाने के टाइम। उसको जो है पुराने जो स्टूडेंट हैं उनका उदाहरण दो एल्यूमिनियस का, कि भाई इस बच्चे ने यहाँ से किया है और आज ये देखो कहाँ है और तुम भी पहुँच सकते हो उसको। तुम्हारे पास उससे ज़्यादा फैसिलिटी आज के टाइम है। ठीक है सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ और उसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको लिख रही। उसको बताओ उसके बारे में, क्योंकि यदि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कुछ आप चाहे क्लास में बैठे पढ़ा रहे हो, वो अपना किसी और काम में लगा हुआ है। बच्चे देख आपको रहे हैं, उसका ध्यान कहीं हो रहा है।
हमें 1 घंटा उसको पढ़ाना है तो कम से कम 10 मिनट उसके साथ पहले गप लड़ानी है। गप लड़ाने का मतलब है उसको वहाँ क्लास में लाना, उसके माइंड को जो है क्लास में लाना है, माइंड सेट करना, उसका माइंड सेट करना है। उसको नहीं, कोई भी एक ऐसी काफी स्टोरी अच्छी बात बोली है सर ने। तब जाके हमें जो है ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ थोड़ा सा। ये हमने ट्रेनिंगों में सीखा है ये चीज़ें कि फिक्स माइंडसेट क्या है कि बच्चा आया, मेरा दोस्त है, हम दोनों आए, दोनों एक साथ बैठ गए, गर्ल्स आई एक साथ बैठ गई, तो मैं जो करता हूँ तो मैं उनको पहले डिवाइड कर देता हूँ भाई आप उसके साथ ही 1 2 3 1 2 3 करके उनको जो है एक अलग इसमें क्या कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो ही वो मेरी बात को कॉन्फिडेंटली सुन पाएंगे और मैं बताना चाह रहा हूँ उसको मैं बता सकता हूँ। और ये नॉलेज स्किल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत तरह के ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो यूज किए गए हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं होता। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है कि जो हम हैं वो या तो कुछ ऐसी बातें कि हम जानते हैं या ऐसी जो हम कर सकते हैं या उनके एज अ रिजल्ट में हमारे किस तरह के एटीट्यूड्स हैं। लेकिन एजुकेशनिस्ट के लिए जो कि आप सब हैं उनके लिए ये फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुछ करते हैं ना एक्शन, तब ये इन सब चीज़ों का मिला जुला होता है। क्योंकि ईमेल लिखने के लिए ईमेल का वाई भी पता होना चाहिए, कंटेंट सेटिंग, उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे सर ये बताया मटेरियल्स के लिए, उसमें डूइंग का भी कुछ हिस्सा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जबकि ये और ये तो एक कुछ सीमित समय में हो जाते हैं, लेकिन जो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो ये कहता है नो और डू। लेकिन ये जो एटीट्यूड है वो ये कहते हैं कि ये जो बीइंग होता है, यानी कि हमारे एटीट्यूड्स वैल्यू वो ऐसे ही नहीं बन जाता, वो नो और डू करने से ही शेप होते हैं कि मुझे कुछ बताया जाएगा, मैं उसको करके देखूंगा। और ये नो डू एक बार नहीं, आपने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहीं जाके सच बोल दिया, उसको अच्छा रिजल्ट मिला तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, ऐसे नहीं। वो कहते हैं, रिसर्च कहती है कि जब हम ये नो और डू लंबे समय तक करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो इसमें क्या है, लॉन्ग टाइम एंड डिफरेंट सिचुएशंस, और इमर्शन हो, जैसे 1 2 3 साल तक हम लगातार करें, तब जाकर हमारे एटीट्यूड्स और वैल्यूज शेप होते हैं।